नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीटी या फिर पीआरटी वाला, जो 7 और 8 तारीख को होने वाला है, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। जिसमें जो है सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आ जाते हैं, और इसके बाद हम जो अन्य जो सब्जेक्ट हैं इनसे महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चन हैं इनको हम करेंगे। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी पीजीटी एचपीएससी में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस वाला जो इंटरव्यू दिया था, तो इनकी इंटरव्यू मार्क्स आ चुके हैं। और अगर आपने अपने मार्क्स अभी तक नहीं देखे हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी, तो इसमें जाकर आप अपने मार्क्स जो है आप चेक कर सकते हैं किस कैंडिडेट के कितने मार्क्स हैं और नंबर वाइज मार्क्स उसमें दिए गए हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी पर हम महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो डालते रहते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन है इनको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, पहला पार्ट ये रहेगा। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। तो कौन सा लक्षण है किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय? विश्वसनीयता का होना, वैधता, वस्तुनिष्ठता या मानक का होना। तो कौन से वाला सही है इसमें? मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक जो वांछनीय होगा यहाँ पर, और जो ये ऑप्शन 1 में है कौन सा, तो विश्वसनीयता। तो जिस उपकरण का वास्तविक प्रसारण का अनुपात संयोग प्रसारण के अनुपात में जितना अधिक होगा, उसकी जो विश्वसनीयता है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो विश्वसनीयता जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है थ्रस्टन तथा लिकार्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? थ्रस्टन और लिकार्ट बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या व्यक्तित्व से। और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन 2 वाला। तो थ्रस्टन और लिकार्ट जो इनका संबंध किससे है, तो अभिवृत्ति से इनका संबंध माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है उत्सुकता। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता का, अभिप्रेरणा, रुचि या बुद्धि का। मतलब जो उत्सुकता होती है, तो उत्सुकता मतलब जैसे आप कोई नया नया वस्तु लेकर आते हैं, या कार बाइक ही हो गई, तो आपके अंदर उत्सुकता होती है उसको चलाने की। तो कोई भी वस्तु लगा लो जो आप नई लेकर आते हैं, या मोबाइल फ़ोन ही लगा लो, तो कोई नया जो है मार्केट में आया, तब आपकी उत्सुकता है कि हम भी इसको जो है ख़रीदें, चलाएं, देखें कैसा है। तो ये जो है यहाँ पर सृजनात्मकता जो इसको माना गया है, जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर बतलाया गया है। तो सृजनात्मकता जो है ये योग्यता परीक्षण में उत्सुकता परीक्षण का एक प्रमुख घटक मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता। तो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। अब इससे संबंधित एक नहीं है, वो कौन से वाला है? तो नहीं है जो ऑप्शन 3 में है यहाँ पर, मितव्ययिता। तो इसी का जो संबंध है ये इससे नहीं माना गया है। तो इसमें जो है ये मौलिकता, उपयोगिता और प्रवाह का गुण पाया जाता है। तो सृजनात्मकता जो है ये मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, और इसमें ही मौलिकता, उपयोगिता और प्रवाह का गुण ये पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है गैगने जो इनमें से संबंधित हैं अधिगम के श्रेणीकर से, मूल्यांकन, सिद्धांत या प्रबंधन से। तो गैगने जो है इनका संबंध है। अब इनका जो यहाँ पर संबंध है ये अधिगम का जो श्रेणी क्रम है, तो इससे माना गया है। गैगने की पुस्तक कौन सी है, हो जाता है कई बार एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन भी। तो गैगने जो इनकी पुस्तक है द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग इनकी पुस्तक है। तो इसमें सीखने के 8 प्रकारों का जो वर्णन है वो किया गया था, जिसमें सीखने का क्रम श्रृंखलाबद्ध होता है। और इस श्रृंखलाबद्ध ये जो श्रृंखला है इसमें सबसे ऊपर समस्या समाधान और सबसे नीचे सांकेतिक सीखना होता है। तो अधिगम का श्रेणीकर यहाँ पर इसमें माना गया है। पुस्तक आप याद रखिएगा द कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो इसमें 8 जो प्रकार हैं, मूल 8 प्रकार, इनके बारे में बतलाया गया था, सीखने के मूल 8 प्रकारों के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है बुद्धिलब्धि के संबंध में एक सही है। बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, काल अनक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित है, काल अनक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, या बौद्धिक तथा काल अनक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित है। तो बुद्धिलब्धि जो है इससे सही कौन सा है इससे? तो इसका जो यहाँ पर इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन 3 वाला है।
तो कालानुक्रमिक आयु और व्युत्क्रमी संबंधी, तो इससे यहाँ पर इसका संबंध है। बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है, सूत्र की बात करें तो कौन सा था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो बुद्धि लब्धि से संबंधित सत्य है यहाँ पर कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंध होना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 16 PF का प्रयोग किस मापने के लिए किया गया था। 16 PF का प्रयोग सृजनात्मकता, व्यक्तित्व, अभिरुचि या कृतभाव को। तो 16 PF का प्रयोग किसके मापने के लिए किया गया था। अब यहाँ पर देखें तो इसमें है ऑप्शन 3 वाला हमारा, अर्थात जो व्यक्तित्व जो से मापने के लिए। और इस परीक्षण का जो निर्माण है ये कैटल के द्वारा किया गया था। और इस परीक्षण के अंतर्गत 17 साल से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 जो शील गुण है उनको इसमें मापा जाता है। तो कितने आयु, 17 वर्ष। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए ये परीक्षण कितने आयु वालों के लिए है 16 PF, तो ये 17 वर्ष की आयु वालों के लिए है। और 16 जो गुण है उनके 16 शील गुण, तो इनका इसमें मापन होता है और व्यक्तित्व मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है बुद्धि का जो तरल मोज़ेक मॉडल है, ये दिया था कैटल, गिलफोर्ड, थ्रस्टन या स्पीयरमैन ने। तो बुद्धि का जो तरल मोज़ेक मॉडल है ये दिया गया था और यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, अर्थात जो कैटल जो है इन्होंने दिया था ये। तो ये जो मॉडल है इसके अनुसार व्यक्ति में सोचने और तर्क करने की जन्मजात शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, ये इसमें उत्तम स्थान है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण किसे माना गया बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए। जो उत्तम जो स्थान है ये विद्यालय और जो कक्षा का वातावरण है इसको माना गया है, जहाँ उसे संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उनका रूपांतरण, विस्तारण, संग्रहण, पुनः लाभ करने के अवसर उपलब्ध होते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का संबंध विद्यालय और कक्षा के वातावरण से है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के जो स्रोत हैं यहाँ पर आवश्यकता, प्रेरक, चालक या इच्छा, कौन से हैं अभिप्रेरणा के स्रोत। और अभिप्रेरणा के जो यहाँ पर स्रोत है तो ये आवश्यकता को इसमें माना गया है। अभिप्रेरणा जो है ये किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है और उद्देश्य प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है। तो इसलिए आवश्यकता अभिप्रेरणा का सबसे जो प्रमुख स्रोत माना गया है और इसमें चालक, प्रेरक, प्रोत्साहन की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होंगे उन्हें हम सीखना, क्रिया करना, सोचना या कल्पना करना, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं तो उनको हम सीखना कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है, पहचान, धारण, पुनः स्मरण या अनुभूति। तो कौन सा कारक है जो स्मृति से संबंधित नहीं है। अब स्मृति से एक का संबंध नहीं है तो जो 4 में है अनुभूति। तो पहचान, धारण, पुनः स्मरण का सीधा संबंध स्मृति से है, लेकिन जो अनुभूति है ये किसी विशेष अवस्था में होने वाली क्रिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है मैस्लो का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है ये कहा गया है आवश्यकता का सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत। तो मैस्लो का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है इसको कहा गया है, तो क्या कहा गया है इसको, और इसको कहा गया है आवश्यकता का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत का संबंध किससे है, आवश्यकता के सिद्धांत से। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है जाता है प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली अच्छी होती है, बेहतर होती है। तो प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है, सत्ताधारी नेतृत्व की, अहस्तक्षेपी नेतृत्व की, प्रजातांत्रिक नेतृत्व की या कोई सा भी नहीं। और इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2 वाला। तो प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में नेतृत्व शैली होती है जो बेहतर मानी गई है प्रजातांत्रिक नेतृत्व की। अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य के नियम को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। मानसिक स्वास्थ्य के नियम को खोजना और उन्हें बनाए रखना, सैफर, ड्रेवर, हेडफील्ड या लैटेल। तो मानसिक स्वास्थ्य के नियम को खोजना और उन्हें बनाए रखना यह किसका अध्ययन केंद्र बिंदु है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है तो ड्रेवर जो है यहाँ पर इनका माना गया है। अगला क्वेश्चन है
चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो चेस या फिर जो ये कार्ड होते हैं, ताश कह देते हैं जिनको, लड़ाई वाले खेल, प्रायोगिक खेल, बौद्धिक खेल या फिर गतिमान खेल। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो चेस जो होती है या फिर जो ताश होते हैं कार्ड, बुद्धि का खेल इनको माना गया है। ये तो जो है यहाँ पर किताबी बात है और कई बार तो जो है ये लड़ाई भी हो जाती है इसमें, लेकिन हमने पुस्तक के अनुसार देखना है तो बौद्धिक खेल ही यहाँ पर इसको माना गया है। ताश में तो पता नहीं जा कब लड़ाई हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है अभिवृत्ति संप्रत्यय है, संज्ञानपरक, संवेगात्मक, क्रियापरक या फिर ये सभी। तो अभिवृत्ति संप्रत्यय है और अभिवृत्ति जो इसमें सभी आ जाएंगे। तो अभिवृत्ति क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति एक खास ढंग से अनुक्रिया करने की एक मानसिक तत्परता, जिसमें संज्ञानपरक, क्रियापरक तथा संवेगात्मक संप्रत्यय पाया जाता है। तो अभिवृत्ति का जो संबंध है यहाँ पर संज्ञानपरक, संवेगात्मक और क्रियापरक इन तीनों से ही माना गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, दोनों है या कोई सी भी नहीं है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? तो इनके अनुसार जो यहाँ पर बुद्धि जो है इसको ऑप्शन 4 वाला माना गया है, मतलब दोनों ही इसमें आ जाएंगी। सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त जो चिंतन है इसकी योग्यता भी है। और ये जो मनोविज्ञान है इसमें सबसे पहले जो बोरिंग है, इन्होंने बुद्धि की जो औपचारिक परिभाषा वो दी थी और इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, लेकिन इस परिभाषा में बुद्धि के स्वरूप के विषय में कुछ पता नहीं चल पाया था। तो बाद में बुद्धि को फिर आगे 3 जो भाग है उसमें बांटकर उनको परिभाषित किया गया था, जिसमें बुद्धि सीखने की क्षमता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है और बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन करने की शक्ति है। तो ये 3 जो यहाँ पर बुद्धि को जो भागों में बांटा गया था। तो यहाँ पर ये दोनों जो इसमें माने गए थे, सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, और तीसरे वाला जो था बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन करने की शक्ति है। इसके बाद आ जाता है प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का इनमें है, तर्क, चिंतन, बोध या विवेक से। तो प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो किससे है? जो बोध का है। तो प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो आधार है ये शारीरिक गठन, शकल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, संयोजन और बुद्धि या चिंतन और कल्पना कौन सा है? तो थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार तो यह माना गया है चिंतन और कल्पना को। थॉर्नडाइक कौन है? तो व्यवहारवादी हैं, ये जाने माने एक व्यवहारवादी। तो इन्होंने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो चिंतन और कल्पना के आधार पर किया था। तो व्यवहारवादी के लिए इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें भूलने का एक सिद्धांत है, प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, प्रतिपकारी अवरोध या प्रतियाचित अवरोध। तो कौन सा है भूलने का सिद्धांत? अब भूलने का जो सिद्धांत है इसका संबंध माना गया है प्रतिपकारी अवरोध से। भूलना मतलब विषमण का देते हैं जिसको। तो ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार मौलिक रूप से सीखी गई विषय वस्तु और उसके आधार की जांच के बीच में किसी अन्य विषय वस्तु को सीखने पर मौलिक रूप से सीखी गई विषय वस्तु की जानकारी में कुछ कमी उत्पन्न होती है। भूलना क्या है? जैसे आपने क्वेश्चन याद किया है और इसको 1 घंटे बाद या 1 दिन के बाद आप भूल जाते हैं, वो याद नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानसिक विकारों के लक्षण को सभी दिखाते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। तो मानसिक विकार के लक्षणों को दिखाते हैं सिवाय भग्नाशा, तनाव, संबंध या चिंता के। अब कौन से वाला हो सकता है? ऑप्शन 3 वाला, क्योंकि ये भग्नाशा, तनाव, चिंता एक है, संबंध अलग है। तो ये जो संबंध जो है इसको छोड़कर ये सारे क्या हैं? मानसिक विकार के लक्षण माने गए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? 4 जो अवस्थाएं हैं, शैशव, बाल्य, किशोर, युवा, प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर जो अत्यधिक दबाव और तनाव वाली जो अवस्था है वो कौन सी है? और यहाँ पर जो अवस्था है ये किशोर अवस्था को माना गया है, तो इसे अत्यधिक दबाव और तनाव की अवस्था माना गया है।
नेक्स्ट आ जाता है पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किया था। पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन खरगोश, चूहे, कुत्ते या बिल्ली किस पर किया था? पावलोव ने सीखने के अनुबंधन सिद्धांत का, या कह सकते हैं कि पावलोव का सिद्धांत कौन सा है? तो अनुबंधन का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो इन्होंने प्रयोग किया था पावलोव ने, तो कुत्ते पर किया था, जिसमें इन्होंने कुत्ते के जो जीभ जो थी इस पर एक प्रश्नावली लगा दी थी, और जैसे उसको भोजन दिया जाता था उस समय जो लहर आती थी, और घंटी बजाने के बाद जब उसे भोजन नहीं दिया जाता था उस समय जो क्या उसकी स्थिति होती थी, तो वो सारी जा नोट की जाती थी। तो पावलोव ने क्या है सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कुत्ते पर प्रयोग करके ये किया था। और अनुबंधन जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य एक साचर या संबंध स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सीखने का वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है, मौलिकता का, गत्यात्मकता का या रचनात्मकता का? तो सीखने का जो वक्र है और इसको माना गया है प्रगति का सूचक। अगला क्वेश्चन है अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? तो अध्यापन के समय अध्यापक को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्ति की भिन्नता या विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो अध्यापन के समय किस पर ध्यान रखा जाना चाहिए? और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में आया है तो ये कौन सी होती है? व्यक्तिक भिन्नता। जैसे क्लास है, क्लास में अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं, कोई ज़्यादा तेज़ पढ़ने वाले होते हैं, कोई कम धीमे पढ़ने वाले होते हैं, तो यह है व्यक्तिक भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम परस्परता, गतिशीलता, रचनात्मकता या संगति क्या कहेंगे? कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होंगे, तो समूह में जो परिवर्तन होंगे उन्हें हम गतिशीलता कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध है? अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने या संयोजन में। तो मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध है? और इसमें जो यहाँ पर घनिष्ठ संबंध की अगर हम बात करें जो ऑप्शन 4 में है समायोजन, तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन इनमें ही घनिष्ठ संबंध माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है इनमें से अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, संरचनावाद, व्यवहारवाद, क्रियाशीलतावाद या सृजनवाद। तो कौन इसमें अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? अधिक स्वतंत्रता जो है यहाँ पर ये सृजनशीलतावाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में समरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि है, विचार साहचर्य है, दोनों है, कोई सी भी नहीं है। तो समरण करने की विधि है, तो यहाँ पर जो ये विधि है इसमें ये दोनों ही आ जाएंगे, मिश्रित विधि आ जाएगी और साथ में जो विचार साहचर्य है, तो ये दोनों ही यहाँ पर मानी गई है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमने यहाँ पर हिंदी ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अवश्य होने वाला हो, जो समय पर संभावना हो, जो तोला या नापा ना जा सके। तो अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? तो इसको जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 1 के लिए, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे कहा जाएगा अप्रमेय। जो अवश्य होने वाला हो क्या कहा जाता है? उसे अवश्य भावी। और जो समय पर संभव ना हो उसके क्या कहा जाएगा? असामयिक कहा जाता है। और जो तोला या फिर नापा ना जा सके तो उसे क्या कहा जाएगा? अपरिमेय कहा जाता है, अपरिमेय। तो अपरिमेय जो यहाँ पर आया है ये अलग है और ये अलग है, ये है अपरिमेय, अपरिमेय ये अलग है और ये अलग है। ये अप्रमेय है जो प्रमाण सिद्ध ना हो, ये वो है, और जो तोला ना जा सके उसे हम अपरिमेय कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जो फूल पूरा ना खिला हो उसे हम क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, मुकुल, कमल, अधखिला या पुष्प, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे हम मुकुल कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पिता घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो पिता के घर में रहने वाली
युवती। सुहागिनी, सिक्त, सुवासिनी या गृहिणी, क्या कहा जाएगा उसे? तो पिता के घर में जो लड़की रहती है उसे कहा जाएगा सुवासिनी। नेक्स्ट आ जाता है परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है? परंपरा से चल रही बात के लिए प्रतिश्रुति, अनुश्रुति, लोकोक्ति या उपकारी। तो परंपरा से चल रही बात क्या कहा जाएगा इसे? और इसे कहा जाएगा अनुश्रुति। तो परंपरा से चले रही बात अनुश्रुति। नेक्स्ट आ जाता है जिस पर हमला न किया गया हो। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिस पर हमला न किया गया हो उसे हम अनाक्रांत, आक्रामक, आक्रांत या अयोध्या क्या कहेंगे? जिस पर हमला न किया गया हो तो उसे हम कहेंगे अनआक्रांत। जबकि ये आक्रामक और आक्रांता का मतलब होता है हमला करने वाला या फिर हमले के लिए तैयार रहने वाला। अयोध्या, जिसको युद्ध में हराया न जा सके तो उसे अयोध्या कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्पर्शजन्य बीमारी के लिए एक शब्द है यहाँ पर, संक्रमित, संक्रमण या संक्रामक या संक्रांति। स्पर्शजन्य बीमारी जो छूने से फैलती है तो उसे कहा जाएगा संक्रामक। नेक्स्ट है जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो तर्क के द्वारा माना जा चुका हो। तर्कशील, तर्कशास्त्र, तर्कसम्मत या तर्क साध्य। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो तो क्या कहा जाएगा उसे? उसे कहा जाएगा तर्क सम्मत। नेक्स्ट है जिसकी दो माताएं हों के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? जिसकी दो माताएं हों। द्वैमातुर, सौतेला, द्वैमातृका या द्विमाता। तो जिसकी दो माताएं हों उसे क्या कहा जाएगा? और उसे हम कहेंगे द्वैमातुर। नेक्स्ट है सबसे पहले गिना जाने वाला। शब्द के लिए एक शब्द कौन सा रहेगा? अग्रहरि, अग्रगामी, अग्रगणक या अग्रगण्य। सबसे पहले गिना जाने वाला, तो इसके लिए जो प्रयोग में आएगा अग्रगण्य, सबसे पहले गिना जाने वाला। नेक्स्ट आ जाता है पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? प्राची, प्रतीची, उदीची या अवीची। तो पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त शब्द और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है तो पूर्व दिशा के लिए जो उपयुक्त होगा प्राची शब्द। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, छटांक चून चौबारे रसोई। इस लोकोक्ति का मतलब क्या है? छटांक चून चौबारे रसोई, संपन्नता का निशान, झूठा दिखावा और शान, बेईमानी के पैसे या शानदार जीवन। छटांक चून चौबारे रसोई, तो इसका जो मतलब है यहाँ पर झूठा दिखावा और शान से। नेक्स्ट आ जाता है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, इसके लिए एक शब्द कौन सा रहेगा? विधुर, वियोगी, विपत्नी की अपत्नी। तो जिसकी पत्नी साथ में न हो तो उसे कहा जाता है विपत्नी। और जिसके साथ में होगी तो साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर सपत्नी को हो जाएगा, और अगर न हो तो विपत्नी को हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अपेक्षा, अपेक्षित, अभिप्सा या अरसिक। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो उसको क्या कहा गया है? उसको कहा जाता है अभिप्सा। अपेक्षा मतलब उम्मीद को क्या देते हैं? आशा, अभिलाषा को। और अरसिक जिसमें रस ना हो, रुखा कह देते हैं जिसको। इसके बाद आ जाता है शक्तिशाली, दयालु और योद्धा। नायक के लिए कौन सा शब्द सही रहेगा? शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए। 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीर ललित, धीर उदात, धीर उदत और धीर प्रशांत। अब कौन से वाले के लक्षण हैं? शक्तिशाली, दयालु और योद्धा। तो ये जो यहाँ पर लक्षण है धीर उदत के होते हैं। धीर ललित कौन सा होता है? धीर ललित होता है सदा प्रसन्न रहने वाला, कला प्रेमी नायक। और धीरोदत्त ये वाला, तो ये चंचल, दुष्ट, अहंकारी नायक होता है। और ये वाले तो है ही शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक है धीरोदत्त। इसके बाद है तैरने की इच्छा
के लिए जो सही शब्द है तितीर्षा, जिज्ञासा, चिकीर्षा या चीर्षा। तो तैरने की इच्छा क्या कहा जाएगा उसको? तो उसे कहा जाएगा तितीर्षा, ऑप्शन ए वाला। चिकीर्षा क्या होती है? चिकीर्षा होती है काम करने की इच्छा, और ये जिज्ञासा ये होती है मारने की इच्छा, मार डालने की इच्छा। नेक्स्ट आ जाता है ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, उन्हें हम परिशिष्ट, संदर्भ सूची, परिशिष्ट या अनुक्रमणिका क्या कहेंगे? ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः बाद में जोड़ दिए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? परिशिष्ट उनको कहा जाता है। संदर्भ सूची क्या होती है? श्रोताओं की सूची जिन्हें शोध कार्य में संदर्भित किया जाता है। और अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका होती है ये अंत के शब्द की सूची। नेक्स्ट है ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर किया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द है। तो ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए उपयुक्त शब्द अपठित, अनुमोदन, परिकल्पना या अधिहरण। तो ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, तो क्या कहा जाता है उसे? उसे कहा जाएगा अधिहरण। अगला क्वेश्चन आ जाता है खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग करने के लिए दी जाती है, तो उसे हम खानाबदोश, उपहार, पाथेय या स्वल्प आहार क्या कहेंगे? खाने वाली सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग करने के लिए दी जाती है, तो क्या कहा जाएगा उसको? तो उसको कहा जाएगा पाथेय। खानाबदोश कौन होते हैं? जिनका ठिकाना नहीं होता, जैसे बागड़ी होते हैं, कभी यहाँ पर अपना ठिकाना बना लेते हैं, कभी दूसरे स्थान पर, तो खानाबदोश कहा जाता है उनका, जिनका एक स्थायी या परमानेंट एड्रेस ना हो। उपहार क्या होता है? सुबह शाम को किया जाने वाला जो हल्का भोजन है उसे कहा जाता है उपहार, उप आहार। स्वल्प आहार ये कम भोजन को कह देते हैं, कम भोजन खाने वाले को। तो ये यात्रा के समय जो है ये पाथेय है, पथिन जो है रास्ते को कह देते हैं। इसके बाद है मन को हारने वाला वाक्य के लिए जो नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द है। मन को हारने वाला, मदमयी, मनोहर, मदमस्त या मर्मांतक। तो मन को हारने वाले को क्या कहा जाएगा? तो मन को हारने वाला जो है उसे हम मनोहर कहेंगे। मन को हारने वाला मनोहर। मर्मांतक क्या होता है? मर्मांतक, मर्मांतक होता है ये मन में चुभने वाला। अगला क्वेश्चन है कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द। कंटकाकीर्ण, कुचैला, कंटक या विकीर्ण। तो कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द, तो ये जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं कंटकाकीर्ण इसे कहा जाएगा। कंटक और साथ में आकीर्ण, दीर्घ संधि जो उसमें बन जाता है, कांटों से भरा हुआ। इसके बाद है जो खाने योग्य न हो। अखाद्य, अपाच्य, अपथ्य या अलभ्य। जो खाने योग्य न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसे हम कहेंगे अखाद्य है। इसके बाद है जिसके पास घर न हो। गृही, अभिषेक, अनिकेत या किंचन। जिसके पास घर न हो तो क्या कहेंगे उसे? और उसे हम कहेंगे अनिकेत। नेक्स्ट आ जाता है जो मुश्किल से प्राप्त हो। अलभ्य, सुलभ, अलंघ्य या दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो क्या कहेंगे उसे? तो उसे कहेंगे हम दुर्लभ। जो आसानी से प्राप्त न हो, जो मुश्किल से प्राप्त हो। नेक्स्ट है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहेंगे यथा स्थितिवादी, आदर्शवादी, अवसरवादी या भाववादी। तो अवसर के अनुसार बदलने वाला, तो उसको कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा अवसरवादी। नेक्स्ट आ जाता है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को। भूगर्भवेता, पुरातत्वता, नृतत्व शास्त्री, भूकंपवेता। तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला जो व्यक्ति है क्या कहेंगे उसे? तो उसे हम कहेंगे भूगर्भवेता। अगला क्वेश्चन है जो इंद्रिय की पहुंच से बाहर हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द इंद्रियाजित, इंद्रियातीत, इंद्रिय निग्रह या इंद्रधनुष। जो इंद्रिय की पहुंच से बाहर हो क्या कहा जाएगा उसे? उसे कहेंगे इंद्रियातीत, ऑप्शन सी वाला। इसके बाद है गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द।
दत्त, दत्तचित, दत्तक या दंपत्ति। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो गोद लिया हुआ जो पुत्र है उसे कह देते हैं दत्तक पुत्र, क्योंकि दंपत्ति तो है, जोड़े को कह देते हैं माता पिता को। इसके बाद जो आंखों के सामने हो उसे हम सामाजिक, सुलभ, प्रत्यक्ष या प्रियतम क्या कहेंगे? जो आंखों के सामने हो तो क्या कहेंगे उसे कहेंगे हम प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने ना हो परोक्ष। इसके बाद ऊपर की ओर उछाला हुआ उसे हम प्रक्षिप्त, आरोहण, उत्क्षिप्य या उत्थान क्या कहेंगे? ऊपर की ओर उछाला हुआ तो क्या कहा जाएगा? उसे कहेंगे उत्क्षिप्त। नेक्स्ट आ जाता है सही विकल्प का चयन करें। जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, जैसे आदि से अंत तक, अनादि, समकालीन, आदि उपांत या समीचीन क्या कहा जाएगा उसे? आदि से अंत तक होने वाला। तो आदि से अंत तक होने वाला जो है उसे हम कहेंगे आदि उपांत, आदि उपांत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है सही विकल्प का चयन करें। जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, जो सब कुछ जानता है, उसे हम सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वस्व या ज्ञानी क्या कहेंगे? जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको हम क्या कहेंगे? तो सर्वज्ञ या उसको कहा जाएगा ऑप्शन ए वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है, जो इस लोक की बात हो, अलौकिक, पाश्चात्य, स्वर्गीय, लौकिक। जो इस लोक की ही बात हो तो क्या कहा जाएगा उसे? और उसे हम लौकिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द, इच्छा, जिज्ञासा, आशय, अभिलाषा। तो जानने की इच्छा उसको कहा जाता है जिज्ञासु। नेक्स्ट आ जाता है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश, जिस पर कोई नियंत्रण न हो, नियम अनुकूल न हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, जिसका निवारण न हो सकता हो। तो अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए है जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है, जो नियम अनुकूल न हो। इसके बाद है जिस पर आक्रमण हो। वाक्यांश के लिए उचित शब्द आक्रमण, आक्रांत, आक्रामक या आत्मघाती। जिस पर आक्रमण हो क्या कहा जाएगा उसे कहा जाएगा आक्रांत। नेक्स्ट आ जाता है जो देने योग्य हो, गे या पे या दे या दान। जो देने के योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा देय। प्रत्यय की बात करें तो दा धातु है, इसमें यद प्रत्यय है। नेक्स्ट आ जाता है मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाएगा? मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद, शब्द अनुवाद, सार अनुवाद, भाव अनुवाद या व्याख्या अनुवाद। तो मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद, और उसे कहेंगे हम व्याख्या अनुवाद। अगला क्वेश्चन है दूसरों की बातों में दखल देना। एक ही शब्द क्या होगा? दूसरों की बातों में दखल देना। इसे हम हस्तक्षेप, दूरदर्शी, आक्षेप या उपकारी। तो दूसरों की बातों में दखल देना, और उसे कहा जाता है हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट आ जाता है पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान। इसे हम समंदर, धरती, अंतरिक्ष या विश्व, जहाँ पर पृथ्वी, ग्रह और तारे हों, क्या कहा जाता है उसे हम कहेंगे अंतरिक्ष। अगला क्वेश्चन आ जाता है सफलता न मिलने पर दुखी होना। क्षोभ, दुख, दया, कृपया। तो सफलता न मिलने पर दुखी होना क्या कहा जाता है? उसको क्षोभ उसे कहा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन खाने की इच्छा। तो ये विभुक्षा है, एक में ये हर्षो ई है, एक में दीर्घ है, मतलब छोटी बड़ी ई। ये बुभुक्षा है, ये भूभुक्षा है। तो खाने की इच्छा कौन सी होती है? उसको कहा जाता है भूभुक्षा। नेक्स्ट आ जाता है संख्या भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाएगा। संख्या भाव आश्रित मिश्रित अनुराग को, तो इसे प्रणय, प्रेम, श्रद्धा या सम्मान। तो संख्या भाव मिश्रित अनुराग, और इसे कहा जाता है प्रणय, ऑप्शन ए वाला। अगला क्वेश्चन है बिना पलक झपकाए। उसे हम निष्पलक, निर्निमेष, निष्प्रिय या निर्विकार क्या कहेंगे? बिना पलक झपकाए, तो उसको कहा जाएगा निष्पलक। अगला क्वेश्चन है प्रज्ञा चक्षु। चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली
प्रज्ञा। तो प्रज्ञा चक्षु कौन है? प्रज्ञा चक्षु जो है ये जो ऑप्शन बी में है, चक्षु है जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका, सॉरी हाँ ये है, तो ये वाला है प्रज्ञा चक्षु, मतलब बुद्धि जिसका नेत्र हो, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, जो कम खर्च करता हो, कंजूस, मितव्ययी, लोभी या मक्खीचूस, क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहेंगे? हम मितव्ययी कहेंगे। देसी भाषा में तो हम उसे मक्खीचूस कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर किताबी के अनुसार जो उसे मितव्ययी कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है भविष्य में होने वाला, भावी, विगत, गत या आभास। तो भविष्य में होने वाला उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाएगा भावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अनुपम, ज्ञानी, अल्पज्ञ या अनुयायी। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके तो उसे हम अनुपम कहेंगे। अल्पज्ञ जो कम जानने वाला होता है उसे कहा जाता है। ज्ञानी जो जानने वाला हो, कोई भी विषय है उसे जानने वाला। अनुयायी किसी दूसरे का अनुसरण करने वाला। इसके बाद है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत, अटूट, अदेय या अटल, क्या कहा जाएगा? जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग न किया जा सके तो उसे हम अच्युत कहेंगे, और न टूटने वाले को अटूट कहेंगे। जो अपनी बात से न टले उसे अटल कहेंगे, मतलब जो एक बार कह दी तो कह दी। और जो दिया ना जा सके उसे अदेय कहेंगे। जीने की इच्छा को हम जिज्ञासु, जिगीसु, जिजीविषा, पिपासु, क्या कहेंगे? जीने की इच्छा। तो जीने की इच्छा को हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे जिजीविषा, ऑप्शन बी वाले। क्योंकि जो जानने को उत्सुक हो उसे हम जिज्ञासु कहते हैं, और जो विजय को इच्छुक हो, विजय का इच्छुक, उसे हम जिगीसु कहते हैं, और जो प्यासा हो उसे हम पिपासु कह देते हैं। इसके बाद जो धरती फाड़कर जन्म लेता है उसे हम शंभु, जरायु, जन्मजात या उद्भिज क्या कहेंगे? जो मतलब जो भूमि से उत्पन्न होने वाला, तो उद्भिज उसे कहा जाएगा। अब मनुष्य से उत्पन्न होने वाला जरायुज, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इसे क्या कहा जाता है? आग्नेय, वायव्य, ईशान्य, नैऋत्य। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा उसे कहा जाएगा ईशान। पूर्व और उत्तर की जो बीच की दिशा होती है ईशान उसे कहा जाता है। इसके बाद है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर सके। इंद्रजय है इंदु, जितेंद्रिय या इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो उसे कहा जाता है इंद्रजीत। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला, जितेंद्रिय भी कह देते हैं उसको। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत, और जो इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रिय पर मतलब अपने जो मन है ये सारी शरीर है उसे वश में कर ले, तो वह जितेंद्रिय है। इसके बाद उस कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति, धनी, श्रेष्ठ, सवर्ण या कुलीन, तो क्या कहा जाता है उसे? कुलीन। नेक्स्ट है पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला, कर्मागत, परंपरागत, अन्व्यागत या तथागत। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे हम कहेंगे अन्व्यागत। नेक्स्ट आ जाता है और क्रम से चलने वाले को कर्मागत। ये पीढ़ी दर पीढ़ी था अन्व्यागत, और क्रम से चलने वाले को कर्मागत। पर्वत की तलहटी, द्रोण, घाटी, बेसिन या उपत्यका, क्या कहा जाता है? पर्वत की तलहटी को। पर्वत की जो तलहटी है उसे हम उपत्यका कहेंगे, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है। तलहटी क्या होती है? तलहटी होती है ये जो पृथ्वी और समुद्र तल से लगी हो, पृथ्वी और समुद्र तल से जो लगी हो उसे कहा जाता है तलहटी, और पर्वत की तलहटी उसे उपत्यका। इसके बाद कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कृपण, मितव्ययी, मृषण या अल्पव्ययी, तो क्या कहा जाएगा उसे? तो उसे हम कहेंगे कृपण।
नेक्स्ट आ जाता है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अतिथि, मेहमान वो कह देते हैं अतिथि। अतिथि जिसकी तिथि न पता हो। किसी की सहायता करने वाला, सहायक, सहचर, सहृदय या सहकार, तो किसी की सहायता करने वाला, और उसे हम कहेंगे सहायक, क्योंकि साथ काम करने वाले को हम सहकार कहते हैं। हृदयवान को हम सहृदय कह देते हैं। नेक्स्ट है भला चाहने वाला, निस्वार्थी, तैसी पुण्यात्मा या सहायक। भला चाहने वाला तो क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे हितैषी, जो हमारे लिए अच्छा सोचे। नेक्स्ट है इंद्रियों को जीत लिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसने इंद्रिय को जीत लिया हो, इंद्रजीत, जितेंद्रिय, इंद्र या इंद्रपति, क्या कहा जाएगा, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, तो क्या कहा जाएगा, उसे हम कहेंगे जित इंद्रिय, जिसने इंद्रिय को जीत लिया हो। पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, तो ये जो है इसका मतलब बताना है जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा, जीविका, चतुरानंद या कोई सा भी नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो जिजीविषा उसे कहा जाता है, जीने की इच्छा जिजीविषा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, वाक्यांश का एक शब्द बताइए, जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम, निर्भय, निर्दयी या निहृदय, क्या कहा जाएगा उसे, तो उसे हम कहेंगे निर्मम, जिसके हृदय में ममता न हो। इसके बाद आ जाता है एक ही समय में वर्तमान के लिए शब्द, एक ही समय में वर्तमान के लिए शब्द, आजीवन, समसामयिक, शाश्वत या समान कोड, तो एक ही समय में वर्तमान के लिए जो शब्द है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे असामयिक। इसके बाद है पार्थिव के लिए उचित शब्द, तो पार्थिव के लिए कौन सा होगा, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव, जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहेंगे, मोक्ष चाहने वाले को, तो जो मोक्ष चाहता हो उसे हम मुमुक्षु कहेंगे। कई बार तो ये शुद्ध अशुद्ध में दे देते हैं इसको, तो मुमुक्षु जैसे कहा जाएगा। और मर जाने की इच्छा, मर जाने की जो इच्छा है उसे हम मुमूर्षा कहेंगे, मर इसमें है नहीं, तो मोक्ष चाहने वाले को मुमुक्षु, मरने की जो इच्छा करता है मुमूर्षा उसे कहा जाता है, मुमूर्षा, तो मरने की इच्छा मुमूर्षा। मर जाने की कामना मुमूर्षा या मुमूर्षु या फिर मुमूर्षु, ये वाला मुर और शो, मुमूर्षु, तो ये दोनों है मरने की इच्छा, मुमूर्षा या मुमूर्षु। इसके बाद है जो मापा ना जा सके, तो उसे क्या कहा जाएगा, अपरिमेय। अनुपेय क्या होता है, जिसे पिया ना जा सके। अमर, जो कभी ना मरे। अमापित, जो मापा ना जा सके, जो मापने योग्य ना हो। यहाँ पर जो मापा ना जा सके अपरिमेय, और जो मापने योग्य ना हो, जो मापने योग्य ना हो उसे हम अमापित कहेंगे। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जो किए गए उपकार को मानता हो, उपकारी, कृपा पात्र, कृतज्ञ या सुपात्र, तो जो किए गए उपकार को मानता हो तो कृतज्ञ उसे कहा जाएगा। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, उसे हम सरोकार, साकार, निराकार क्या कहेंगे। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता तो उसे हम क्या कहेंगे, और उसे जो हम कहेंगे निराकार, जिसका आकार न हो। जो हर समय अपने मतलब साधता हो, परमार्थी, सार्थी, स्वार्थी, मतलबी, तो जो अपना मतलब निकालता हो उसे हम स्वार्थी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।